आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट की बात करेंगे और सीरीज ऑफ फंक्शंस के सम की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। लेकिन लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की बात करने से पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब है। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है वो तो आप जानते ही हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो और रेंज कोई सा भी सेट हो, जब इसकी रेंज लेते हैं फंक्शन की f1 तो उसका नाम हम a1 रख लेते हैं, f2 का नाम हम a2 रख लेते हैं और इस फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन फाइनली ये जो a1, a2, a3, an सो ऑन बन रहे हैं आंसर्स, इनको हम सीक्वेंस कहते हैं। यानी a1, a2, a3 सो ऑन an एंड सो ऑन, इनको हम कहते हैं ये क्या है, ये एक सीक्वेंस बना रहे हैं। इनमें से हर एक को हम सीक्वेंस की टर्म कहते हैं। ये सीक्वेंस की टर्म जो हैं कहाँ पे होती हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो डिपेंड करता है कि ये रेंज जो है हमारी, जो सेकंड सेट है फंक्शन का, वो कौन सा सेट है। ये सेट अगर रियल नंबर्स का सेट हो तो हम कहते हैं ये रियल वैल्यूड सीक्वेंस है। अगर ये सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट हो, यानी टर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, तो हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सीक्वेंस है। और अगर ये जो आंसर्स आ रहे हैं, ये जो टर्म्स आ रही हैं सीक्वेंस की, ये फंक्शंस हो जाएं, क्या हो जाएं, फंक्शंस हो जाएं, तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं। और अगर ये टर्म जो हैं वो फंक्शंस हैं तो फिर हम इनके नाम f1, f2 वगैरह रख लिया करते हैं, क्योंकि कॉमनली फंक्शंस के नाम हम f से रखते हैं। तो अगर किसी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो फंक्शंस हैं तो हम उनको डिनोट कर लेते हैं f1, f2 एक्सेट्रा सो ऑन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और जिसमें जो को डोमेन है, जो सेकंड सेट है, वो भी रियल नंबर्स का सेट है, यानी ये रियल वैल्यूड फंक्शंस है। और इनमें जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में फार्मूला है f ऑफ nx का, वो से cos nx है। इस सीक्वेंस की अगर पहली टर्म की बात करें f1, तो f1 जो है वो cos 1x है या cos x है, और जो सेकंड फंक्शन है इस सीक्वेंस में f2x, वो मेरे पास cos 2x है। तो ये जो सीक्वेंस मेरे पास बन रही है f1, f2, f3 सो ऑन, इसमें हर टर्म जो है वो एक फंक्शन है और हम कहेंगे ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। और अब बात करते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। किसी सीक्वेंस की लिमिट का क्या मतलब होता है। अगर मेरे पास सीक्वेंस है a1, a2 सो ऑन an, और हम कहते हैं कि जब n को हम इन्फिनिटी के करीब करते हैं तो इस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं से किसी एलिमेंट a के करीब हो जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं ये सीक्वेंस की लिमिट है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखा करते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल है a के। ये a क्या चीज़ होती है, ये a लाजिम बात है, सीक्वेंस की टर्म्स जिस सेट में से हैं ये a भी उसी सेट में हुआ करता है। अब हम बात करना चाहते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट की। यानी मेरे पास फंक्शंस हैं f1, f2 सो ऑन fn, ये मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। इसकी लिमिट की बात करना चाहते हैं। लिमिट की बात हमेशा सीक्वेंस की उस वक्त किया करते हैं जब सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो हमारे पास किसी मैट्रिक्स स्पेस में से हों। क्या ये जो फंक्शंस हैं हमारे, ये कोई मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स हैं? हो सकता है ये फंक्शंस किसी मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स हों। हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स स्पेसेस भी मौजूद हैं जिनके एलिमेंट जो हैं वो फंक्शंस हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जिन सीक्वेंसेस की बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शंस जो हैं वो किसी मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स हों। हम जिन सीक्वेंसेस की बात करेंगे उन सीक्वेंस में जो सेकंड सेट होगा फंक्शन का, वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। यानी सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं, जो फंक्शंस हैं f1, f2,
वो चाहे किसी मैट्रिक्स स्पेस के हैं या नहीं हैं, लेकिन जब वो सीक्वेंस के एलिमेंट्स किसी भी एक्स पे ऑपरेट होते हैं तो जो आंसर्स आते हैं वो रियल नंबर्स आते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस की सीक्वेंस की बात करेंगे और रियल नंबर्स का सेट हमें पता है एक मैट्रिक्स स्पेस है। यहाँ पे जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो वो कन्वर्जेंस हम फंक्शंस के रिस्पेक्ट से देखना चाहते हैं, लेकिन हम देखेंगे उसको उसकी रेंज यानी रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट से। मेरे पास अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, जब ये कन्वर्ज करेगी तो ये कन्वर्ज भी किसी ना किसी फंक्शन को ही करेगी। कैसे डेफिनेशन करने लगे हैं, उस डेफिनेशन को देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जब किसी फंक्शन को कन्वर्ज करती है तो कब कन्वर्ज करती है, और ये कन्वर्जेंस हम देखेंगे किसके रिस्पेक्ट से, मैट्रिक्स स्पेस आर के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हम जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ले रहे हैं उसके सारे आंसर्स रियल नंबर्स में मौजूद हैं। हम एक और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के हर एलिमेंट में डोमेन हमेशा सेम है। जब मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की बात करूं तो उसमें हर टर्म एक फंक्शन होगी, लेकिन उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, जनरली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में बस सीक्वेंस की हर टर्म को एक फंक्शन होना चाहिए, लेकिन हम जब कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो हम ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लेंगे, एक तो उसके आंसर जो है वो हमेशा रियल नंबर हो हर फंक्शन के, और दूसरा ये कि उस सीक्वेंस में जितने भी फंक्शंस हैं उन सब की डोमेन सेम हो। अगर ऐसी सीक्वेंस की बात करेंगे तो उसकी लिमिट का क्या मतलब होगा, डेफिनेशन देखते हैं। फर्ज करें E जो है वो R का सबसेट है, Fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और रियल वैल्यूड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, यानी ऐसे सारे फंक्शंस हैं जिनकी जो रेंज है वो रियल नंबर्स का सबसेट है, और ये सारे फंक्शन डिफाइन किए हैं हमने सेम सेट E के ऊपर। डोमेन सारे सेट्स की सीक्वेंस में मौजूद सेम है और वो E है, और सारे फंक्शंस के जो आंसर्स हैं वो रियल नंबर्स में मौजूद हैं, ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। जब हम इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट की बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे इसकी रेंज के रिस्पेक्ट से। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हमारे पास हर फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट E है, रेंज जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। जब भी किसी एक x को फिक्स करके डोमेन में से हम सीक्वेंस के हर एलिमेंट को उस x पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो एक रियल नंबर आता है। यानी मैंने एक x फिक्स कर लिया, उस x के ऊपर मैंने f1 को भी ऑपरेट किया, f2 को भी ऑपरेट किया, f3 को भी ऑपरेट किया, मेरे पास f1x बना जो एक रियल नंबर है, f2x बना जो एक रियल नंबर है, f3x बना जो एक रियल नंबर है, fnx बना जो एक रियल नंबर है, और सो ऑन। तो ये जो मेरे पास f1x, f2x, f3x, fnx बन रहे हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। ये मेरे पास fnx जो है वो सीक्वेंस इन R है। R के अंदर हम कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं। अगर हर x के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम f1x, f2x, so on, fnx बनाएं, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनती है अगर हर x के लिए बनने वाली ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। हर x के लिए बनने वाली ये जो सीक्वेंस f1x, f2x और so on बन रही है, अगर ये कन्वर्जेंट है, किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही है, ये जिस भी नंबर को कन्वर्ज कर रही है उस नंबर को हम कह लेते हैं कि वो किसी फंक्शन f के ऊपर x ऑपरेट करने से बन रहा है। ये सीक्वेंस जो नंबर्स की है, रियल नंबर्स की है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की हम बात कर सकते हैं अगर हर x की दफ़ा ये कन्वर्ज कर रही है और इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको हम fx का नाम दे लेते हैं। तो ये जो मेरे पास f बनेगा ये भी एक फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन E से R के ऊपर होगा। जब किसी x पे ऑपरेट होगा तो कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन के लिए f of x का आंसर क्या है? हम ऐसा करेंगे कि उस
x के ऊपर f1x, f2x, fnx वाली सीक्वेंस बनाएंगे और देखेंगे वो किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है। वो जिस नंबर को कन्वर्ट कर रही होगी इस f का उस x के ऊपर वही आंसर ले लेंगे। तो ये जो फंक्शन हमारे पास बनेगा f, हम इसको कहेंगे ये इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट है। अगर हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ली है fn, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के सारे एलिमेंट जो हैं वो e पर ऑपरेट हो रहे हैं। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में जब फंक्शन किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट होता है तो आंसर हमारे पास रियल नंबर आता है, रियल वैल्यूड सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में जब भी हर फंक्शन को किसी x पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर आंसर आता है। तो fnx जो है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, और अगर ये सीक्वेंस fnx जो है हर x के लिए कन्वर्जेंट है तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर लें। और वो फंक्शन e से r पर कैसे डिफाइन करें कि जो fx है वो fnx की लिमिट के इक्वल हो। fnx सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी fnx का कोई ना कोई आंसर होगा। हम एक नया फंक्शन f डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी ये किसी x पे ऑपरेट होता है तो क्या करता है, कैसे हमें जवाब मिलता है कि सारे fnx की सीक्वेंस बनाते हैं, उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हल करते हैं, जो जवाब होता है वही fx का जवाब होता है। और हम कहते ये हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस fn है वो इस f को कन्वर्ज कर रही है। ये फंक्शन f जो है ये इस सीक्वेंस की लिमिट है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो, यानी ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म कोई ना कोई फंक्शन हो, और जनरली हम बात नहीं कर रहे हैं ऐसे फंक्शंस की, इस वक्त बात कर रहे हैं कि उस सीक्वेंस में मौजूद हर फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो, हर फंक्शन की डोमेन सेम हो, और जब उस सीक्वेंस में मौजूद हर फंक्शन को किसी एक फिक्स x पे ऑपरेट करें और हमारे पास बन जाए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट हो, और हर x के लिए बनने वाली सीक्वेंस fnx जो है वो कन्वर्जेंट हो। तो ऐसी सूरत में अगर हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर लें सेम डोमेन लेते हुए, रियल वैल्यूड फंक्शन किस तरह से डिफाइन कर लें कि जब भी किसी x पे ऑपरेट हो तो आप उस x के लिए f1x, f2x, fnx सो ऑन सीक्वेंस बनाएं और उस सीक्वेंस की लिमिट हल करें। और चूंकि हम कह चुके हैं कि हर fnx जो है वो कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट का कोई ना कोई आंसर आएगा, उसी आंसर को हम f ऑफ x के इक्वल रख लें। तो ऐसी सूरत में ये जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन हुआ है f, इस फंक्शन को हम कहेंगे वो सीक्वेंस fn की लिमिट है। fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो इस फंक्शन f को कन्वर्ज कर रही है। कुछ बातें नोट कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम ये नोट कर रहे हैं कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn की जो लिमिट है वो फंक्शन f आया है तो हम उसको लिखा करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू f। और सेकंड बात जो नोट करने वाली ये है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस थी fn, खास तरह की सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस थी जिसमें सब फंक्शंस की डोमेन सेम थी और सीक्वेंस का हर एलिमेंट, हर फंक्शन जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन था, और हमने इसकी लिमिट हल की और इसकी लिमिट का आंसर जो है f आ गया है। तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस fn है, फंक्शंस की सीक्वेंस है, ये f को कन्वर्ज कर रही है, और हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। कैसे कन्वर्ज कर रही है? पॉइंट वाइज। और डोमेन अगर e है सारे सेट्स की, और e के ऊपर हर एलिमेंट के लिए fnx जो है वो कन्वर्जेंट थी, तो हम कहते हैं कि fn f को कन्वर्ज कर रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, और ऑन e कन्वर्ज कर रही है। अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है fn, ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के उसकी डोमेन e है और e डोमेन के हर एलिमेंट x के लिए जो है जो fnx सीक्वेंस इन रियल नंबर्स बन रही है वो कन्वर्जेंट है, और आपने एक नया फंक्शन f बनाया है कि हर fnx की लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हल करें और जो आंसर आए उसी को fx रख लें। तो ये फंक्शन उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट है। हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn जो है वो f को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है ऑन सेट e। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की एग्जाम्पल देखने लगे हैं जो किसी फंक्शन f को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। फर्ज करें हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है और जिसकी रेंज रियल नंबर्स का सबसेट है, और इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हर एफ एन एक्स का जो फार्मूला है फर्ज करें वो साइन एन एक्स ओवर एन का स्क्वायर रूट है, और हम देखना चाहते हैं इसकी लिमिट। अगर हम इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स देखें तो जो f1x बन रहा है n को 1 लेने से वो sin x है, f2x जो है वो sin 2x ओवर 2 का स्क्वायर रूट है, f3x जो है वो sin 3x ओवर 3 का स्क्वायर रूट है। ये मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये रियल वैल्यू सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हर फंक्शन की जो डोमेन है वो सेम है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और मैं मालूम करना चाहता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f n x। अगर मेरे पास हर x के लिए इस लिमिट का आंसर निकल आया तो मैं फंक्शन f डिफाइन करूँगा। किस तरह से डिफाइन करूँगा कि f(x) का आंसर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f n x होगा, और वही जो फंक्शन मैं डिफाइन करूँगा वो इस सीक्वेंस की लिमिट होगी। x की एक वैल्यू लेके सीक्वेंस बना लें, उसकी लिमिट हल करें, x की दूसरी वैल्यू लेकर सीक्वेंस बना लें, x की तमाम वैल्यूज़ के लिए सीक्वेंसेस बनाते चले जाएं और हर दफ़ा सीक्वेंस को कन्वर्ज करना चाहिए। x की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, x हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है, डोमेन हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, तो इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं। हर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरे लिए इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट हल करना मुमकिन नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि x से इंडिपेंडेंटली मैं कोई ऐसा तरीका हल करूँ कि हर x की वैल्यू के लिए मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट हल कर सकूँ, और उसके लिए मैं एक थ्योरम का इस्तेमाल करने लगा हूँ जिसको हम स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम कहते हैं। और वो थ्योरम ये कहता है अगर आपके पास 3 सीक्वेंसेस हैं और yn एक ऐसी सीक्वेंस है कि उसका हर एलिमेंट xn और zn की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के इन बिटवीन आ रहा है, और yn सीक्वेंस की लिमिट आप हल करना चाहते हैं, आपको xn की लिमिट मिल गई है और zn की लिमिट मिल गई है, और दोनों का जो आंसर आ गया है वो सेम आ गया है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn भी हल हो गई है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी zn भी हल हो गई है, और दोनों की लिमिट का आंसर L आ गया है। तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि जो सीक्वेंस yn है जो xn और zn के दरमियान सैंडविच बनी हुई है, इसकी लिमिट भी हल हो जाएगी और इसकी लिमिट का आंसर भी L ही होगा। इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम साइन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। हमें मालूम है कि किसी भी नंबर का साइन हल किया जाए वो हमेशा -1 और 1 के इन बिटवीन हुआ करता है, और हम लिमिट हल करना चाहते हैं साइन x ओवर n के स्क्वायर रूट की। ऐसा करते हैं, इस इनक्वालिटी को n के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि n का स्क्वायर रूट हम इस वक्त पॉजिटिव ले रहे हैं और पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी को डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थ्रू आउट इस इनक्वालिटी को हमने n के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर लिया। इसकी लिमिट तो मुझे नहीं पता चल रहा था क्या है, क्योंकि हर x की दफ़ा डिफरेंट आंसर आने के चांसेस थे, लेकिन ये जो बड़े नंबर्स की सीक्वेंस है 1 ओवर n का स्क्वायर रूट, और ये जो छोटे नंबर्स की सीक्वेंस है -1 ओवर n का स्क्वायर रूट, इसमें तो x इन्वॉल्व भी नहीं है। इस तरह की लिमिट्स तो हम हल करते रहे हैं, और याद करें इस तरह की लिमिट्स का क्या आंसर है, हमें याद है कि इन दोनों फंक्शंस की लिमिट का आंसर 0 है। तो अब इस्तेमाल करते हैं सैंडविच थ्योरम का। ये जो बड़ी सीक्वेंस है इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास 0 है, छोटी सीक्वेंस की लिमिट का आंसर 0 है, तो बाय सैंडविच थ्योरम या बाय स्क्यूज थ्योरम ये जो हमारे पास सीक्वेंस है साइन x ओवर n का स्क्वायर रूट, इसकी लिमिट का आंसर भी 0 है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस थी उसमें कोई सा भी डोमेन का एलिमेंट x ले लें, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनाएं और उस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की लिमिट हल करें तो आंसर 0 आ रहा है। यानी अब मैं डिफाइन कर सकता हूं अपना फंक्शन f जिसकी डोमेन क्या हो, रियल नंबर्स हो, जिसकी रेंज क्या हो, रियल नंबर्स हो, और जब वो किसी भी रियल नंबर x पे ऑपरेट हो तो उसका आंसर क्या हो कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट का आंसर आ रहा है, और इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर 0 आ रहा है।
यानी यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर हमेशा 0 होगा। इस एफ ऑफ एक्स को मैं सिंपली 0 भी कह सकता हूँ, 0 फंक्शन। ये जब किसी भी रियल नंबर पे ऑपरेट होता है तो आंसर 0 आता है। तो मेरे पास जो इस वक्त सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये एफ एन एक्स साइन एन एक्स का स्क्वायर रूट एन, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के जो एलिमेंट्स एफ एन है वो कन्वर्ज कर रहे हैं, किस फंक्शन को कन्वर्ज कर रहे हैं, फंक्शन 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। किस तरह की कन्वर्जेंस है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। किस डोमेन के ऊपर है, आर के ऊपर है। हम कह सकते हैं एफ एन कन्वर्जेस टू द फंक्शन 0 ऑन आर पॉइंट वाइज। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस फंक्शन 0 को कन्वर्ज कर रही है आर के ऊपर रहते हुए, डोमेन आर लेते हुए, और पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। क्या हर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्जेंट हुआ करती है? जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट हो, यानी हर दफा एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्जेंट बन जाए। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस उसी वक्त कन्वर्जेंट होगी जब हर एफ एन एक्स जो है, जो रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट होगी, और वो जिस नंबर को कन्वर्ज करेगी उसी नंबर को हम एफ ऑफ एक्स का आंसर रखते हुए जो फंक्शन एफ बनाएंगे वो उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट होगी, और हम कहेंगे ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। और हमने इसकी एक एग्जांपल भी देख ली है। और अब बात करने लगे हैं हम सीरीज ऑफ फंक्शंस की। सीक्वेंस हमारे पास जब हो, किसी भी तरह की सीक्वेंस हो, से A1 A2 और AN हमारे पास सीक्वेंस हो, तो याद करें सीरीज क्या होती है। जब हम सीक्वेंस की इन टर्म्स को ऐड करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं वो सीरीज है, जिसको एब्रिवेटेड फॉर्म में आप समीशन आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी या एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी या बस समीशन एन लिख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम सीरीज कहते हैं। ये एक्सप्रेशन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक लिखी गई चीज़ है। क्या ये वाकई ही कोई नंबर है, कोई चीज़ है या नहीं, इसकी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। अगर ये सीक्वेंस जो है किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स के एलिमेंट्स हैं, तो ये जो सीरीज हमने बनाई है, हो सकता है एक्स का ही कोई एलिमेंट हो और हो सकता है ये कोई एलिमेंट ना बने। अगर ये कन्वर्जेंट हो, यानी ये सम हम मालूम कर सकते हो, फिर ये जो सीरीज होती है ये एक्स का ही एक एलिमेंट हुआ करती है। और अगर ये कन्वर्जेंट ना हो, यानी हमें ना मालूम हो कि ये सम हल हो सकता है, हमें कंफर्म हो कि ये सम हल होके कोई नंबर नहीं बन रहा है, तो फिर हम कहते हैं ये सीरीज डाइवर्जेंट है। इसी तरह से यहाँ पे हम बात करने लगे हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस की। पहले हमारे पास होनी चाहिए एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, फिर हम उसका सम करके लिखेंगे कि अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है f1, f2 और सो ऑन, जब हम इनको ऐड करके लिखेंगे f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन, तो हो सकता है ये भी एक फंक्शन बने। हम इसको कहेंगे ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है। और ये सीरीज ऑफ फंक्शंस अगर एक फंक्शन बन गया है सम करने से तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट है, और अगर इन फंक्शंस को ऐड करने से हमारे पास कोई फंक्शन नहीं बना है तो हम कहेंगे सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं? जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट की बात की है उसके आंसर्स की मदद से, इस तरह से यहाँ पे भी हम ये जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है इसके आंसर्स की मदद से बात करेंगे। अगर मेरे पास f1, f2, fn जो है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और मैं f1x प्लस f2x बना लेता हूँ, और अगर मेरे सारे फंक्शंस रियल वैल्यूड हैं तो ये सीरीज बन रही है मेरे पास एक रियल नंबर्स की। और रियल नंबर्स की सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात मैं कर सकता हूँ। ये अगर रियल नंबर्स की सीरीज जो है ये हर दफ़ा कन्वर्जेंट आई, हर x के लिए, डोमेन के हर एलिमेंट x के लिए ये कन्वर्जेंट हो, तो हम फंक्शन f डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन f कैसे डिफाइन कर लेंगे कि f ऑफ x का आंसर क्या होगा, ये जो सीरीज बन रही है मेरे पास नंबर्स की समीशन f n x इसके सम के आंसर के इक्वल होगा।
अगर मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है f1 f2 सो ऑन, उससे मैं सीरीज बना रहा हूँ नंबर्स की हर x के लिए, और वो सीरीज ऑफ नंबर्स है f1x प्लस f2x सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और वो अगर हर x के लिए कन्वर्ज कर रही है तो हम डिफाइन करेंगे फंक्शन उसी डोमेन से जिस डोमेन में मेरे सारे सीक्वेंस के फंक्शंस हैं, और हमारी जो रेंज होगी वो रियल नंबर्स का सबसेट हुआ करेगी, और फंक्शन की डेफिनेशन x पे होगी कि जो सीरीज बनी है नंबर्स की उसके सम का जो आंसर आ रहा है वही f ऑफ x होगा। तो अगर फर्ज करें हमारे पास जो है ई आर का सबसेट है, मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, और वो सारे फंक्शंस डिफाइन हुए हैं ई के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं सीरीज की, और समेशन एफ एन को हम सीरीज ऑफ फंक्शंस कहेंगे। और ये सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है कब कन्वर्जेंट होगी, अगर हम सीरीज बनाएं नंबर्स की, डोमेन का एलिमेंट x फिक्स करें और एफ एन एक्स एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बनाएं, और अगर ये सीरीज ऑफ रियल नंबर जो है वो हर x की वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट हो, तो तब हम एक फंक्शन f डिफाइन करेंगे सेम डोमेन e से r के ऊपर, कि जब भी ये डोमेन e के किसी एलिमेंट x पे ऑपरेट होगा fx, तो क्या आंसर आएगा, यही सीरीज के सम का जो आंसर आएगा उसी को हम f ऑफ x लिख लेंगे। तो ऐसी सूरत में ये जो हमने फंक्शन f बनाया है, अगर हर एफ एन एक्स सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट थी, तो हम कहेंगे कि जो सीरीज एफ एन है वो कन्वर्जेंट है, और ये जो फंक्शन f हमने बनाया है इसी को हम सीरीज का सम कहेंगे, यानी समेशन एफ एन को हम कहेंगे ये इक्वल है फंक्शन f के। दोबारा दोहरा देता हूं, अगर ई आर का सबसेट है, मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं जो रियल वैल्यूड हैं, और जो सारे फंक्शंस सेम सेट ई पर डिफाइन हुए हैं, अगर हर x के कॉरस्पॉन्डिंग मैं सीरीज ऑफ नंबर्स बनाता हूँ समेशन एफ एन एक्स एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये सीरीज हर x के लिए कन्वर्जेंट होती है। तो ऐसी सूरत में अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं e से r के ऊपर, और जब भी ये किसी x एलिमेंट ऑफ e पे ऑपरेट हो, तो क्या करे, क्या आंसर आए, आप उस x के कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज एफ एन एक्स बनाए, और उस सीरीज के सम का जो आंसर आए वही एफ ऑफ एक्स का आंसर हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे जो सीरीज समेशन एफ एन है वो इस f को कन्वर्ज कर रही है, जो फंक्शन f है वो इस सीरीज एफ एन का सम है। क्या हर सीरीज ऑफ फंक्शंस कन्वर्जेंट होती है? ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हर x के लिए हम सीरीज ऑफ फंक्शन बनाते हैं वो कन्वर्जेंट होती है, तो फिर सीरीज ऑफ फंक्शंस भी कन्वर्जेंट होती है, और सीरीज ऑफ फंक्शंस के सम का जो आंसर है वो वाला फंक्शन f होता है, जिसकी डेफिनेशन हमने इस तरह से की है। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेंगे, उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से हर x के लिए सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बनाएंगे, और उस सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का सम निकालेंगे। अगर निकलता आया वो कन्वर्जेंट हुई तो हम एक नया फंक्शन f बनाएंगे इस फार्मूले की मदद से, और वो फंक्शन जो होगा इस सीरीज का सम कहलाएगा, और हम कहेंगे सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। क्या कहेंगे? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ऑन सेट E, जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए कहा था। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn डिफाइन कर रहे हैं डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स लेते हुए, और रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इस सीक्वेंस में जो फार्मूला है हर फंक्शन का fn x का वो x² ओवर 1 प्लस x² की पावर n है, और इस सीक्वेंस की टर्म्स को हम 0 1 2 3 सो ऑन से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इस सीक्वेंस में पहला फंक्शन f0 है, दूसरा फंक्शन f1 है, एंड सो ऑन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से हम सीरीज ऑफ नंबर्स बना रहे हैं हर x के लिए समेशन fn x n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जो कि इक्वल है x² ओवर 1 प्लस x² की पावर n एंड 0 टू इन्फिनिटी। अगर ये सीरीज हर x के लिए कन्वर्जेंट है तो फिर हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और उस फंक्शन को हम कहेंगे वो सीरीज ऑफ फंक्शंस का सम है। क्या ये सीरीज
हर नंबर x ऑफ रियल नंबर्स के लिए कन्वर्जेंट है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हर x के लिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट निकाली थी, इस तरह से यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं हर x के लिए बनने वाली इस सीरीज का सम। पिछली दफ़ा जब हमने सीक्वेंस के लिए किया था तो तमाम x के लिए हमने इकट्ठा कर लिया था सैंडविच थ्योरम की मदद से। यहाँ पे मेरे लिए हर x के लिए इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है, मैं दो केसेस में करूँगा, एक दफ़ा रियल नंबर x को 0 लेते हुए और एक दफ़ा नॉन ज़ीरो रियल नंबर x के लिए। अगर x मेरे पास 0 है तो ये जो सीरीज़ बन रही है इस सीरीज़ की हर टर्म x को 0 लेने पर 0 बन रही है और 0 + 0 + 0 का आंसर 0 आ गया। ये सीरीज़ x = 0 के लिए कन्वर्जेंट है। और जब ये x जो है नॉन ज़ीरो नंबर है तो फिर जो सीरीज़ बन रही है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, और अगर कन्वर्जेंट है तो क्या मेरे पास उसके सम का आंसर मौजूद है। उसके लिए ज़रा याद कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। समीशन r⁴n जो है n1 to ∞, इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं और ये कन्वर्जेंट हुआ करती है अगर r का मॉडुलस 1 से लेस हो। अगर r का मॉडुलस 1 से लेस हो तो ये कन्वर्जेंट हुआ करती है और इसके सम का आंसर जो है वो हमेशा आया करता है फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r, यानी जिसकी पावर थी। ये जो मेरे पास इस वक्त सीरीज है इसमें अगर हम x को नॉन ज़ीरो लेते हैं तो हम इस सीरीज में से x² समीशन से बाहर लेकर इसको 1/1 + x² की पावर n की शेप में लिख सकते हैं। x² में तो समीशन इस्तेमाल नहीं हो रही है, समीशन नंबर n पे है और x² कोई सा भी हो इसको समीशन से बाहर लिखा जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। और ये जो बाकी सीरीज है ये r⁴n शेप की बन गई है इंडिपेंडेंट ऑफ x के x क्या है। जब x 0 है तब तो हमने आसानी से देख लिया है, अब x नॉन ज़ीरो के लिए जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर r⁴n में r का मॉडुलस जो है वो 1 से लेस हो। इस वक्त मेरे पास जो r है वो 1/1 + x² है, इसका मॉडुलस लूं तो वो यही नंबर रहेगा। क्या ये 1 से लेस है? जी बिल्कुल 1 से लेस है। x हम 0 तो ले ही नहीं रहे, x की पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर प्लस बन जाएगा, नीचे 1 में कुछ नंबर ऐड कर लेंगे और ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, नीचे 1 से बड़ा नंबर है तो इसका मॉडुलस जो है वो 1 से छोटा है। इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है और हम इसका सम मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? फार्मूला है हमारे पास फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r। इसकी फर्स्ट टर्म जो है n को 0 लें तो वो 1 आ रही है और नीचे 1 - r, r जो है वो 1/1 + x² है, ये x² बाहर वाला और ये वाला जो है ये इस सीरीज के सम का आंसर। और इसमें अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें 1 + x² एलसीएम ले लें, ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 + x² - 1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये x² भी कैंसिल हो जाएगा और ये सारा सम मेरे पास 1 + x² आ गया। मेरे पास ये जो सीरीज है हर x के लिए कन्वर्जेंट है। x 0 हो तो इसका आंसर 0 है, f कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो तो इसके सम का आंसर 1 + x² है। इसका मतलब है मेरे पास चूंकि ये सीरीज हर x के लिए कन्वर्जेंट है तो मैं एक फंक्शन f डिफाइन कर सकता हूँ और वो फंक्शन f मैंने कैसे डिफाइन करना है? वो फंक्शन f मैंने डिफाइन करना है सीरीज के सम के आंसर के इक्वल, और वो जो फंक्शन है उस फंक्शन f को मैं कहूँगा वो सीरीज के सम के इक्वल है और उस फंक्शन का जो फार्मूला होगा कि अगर x 0 हो, क्योंकि मेरे पास सीरीज के सम का आंसर 0 आया है तो उस सूरत में उस फंक्शन का आंसर 0 होगा, और x अगर नॉन ज़ीरो हो तो सीरीज के सम का आंसर 1 + x² आया है तो उस फंक्शन का x के ऊपर आंसर 1 + x² होगा। ये फंक्शन जो हमने सीरीज के सम की मदद से डिफाइन किया है, हम कहेंगे ये वाला फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शंस का सम है। हमने डिफाइन की है सीरीज ऑफ फंक्शन, और सीरीज ऑफ फंक्शंस का सम जो है वो कब निकल सकता है और कैसे निकल सकता है। इससे पहले हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइन की थी। कुछ बातें जो बहुत अहम है जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करते रहनी है
वो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस थी, हमने उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट हल की और उसकी पॉइंट वाइज लिमिट का आंसर f आ गया। उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से हमने सीरीज़ बनाई और फ़र्ज़ करें सीरीज़ के सम का आंसर भी निकल आया, f आ गया। प्रॉब्लम सबसे पहला ये है कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हर फंक्शन fn कंटिन्यूस है, तो जो हमने उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट बनाई है, क्या वो कंटिन्यूस है? उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से अगर हमने सीरीज़ बनाई है और जो सीरीज़ का सम f निकाला है, क्या वो कंटिन्यूस है? ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हर एलिमेंट अगर डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव निकल आया है, तो उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की जो लिमिट का आंसर आया है, जो फंक्शन f आया है, क्या उसका भी डेरिवेटिव निकल आता है? हमने जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से सीरीज़ बनाई है, उस सीरीज़ के सम का आंसर अगर f आया है, और जिस सीक्वेंस की मदद से हमने सीरीज़ बनाई थी उसमें हर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या इस सीरीज़ वाले सम का जो आंसर आया उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव मौजूद है? इस तरह से आप और भी क्वेश्चन जहन में पैदा कर सकते हैं कि अगर सीक्वेंस ऑफ टर्म की हर फंक्शन का इंटीग्रल निकल रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की जो लिमिट आई है या सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के सम का जो आंसर आया है उसका भी इंटीग्रल हल हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने जिस तरह से लिमिट डिफ़ाइन की है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की, और जिस तरह से सीरीज़ ऑफ फंक्शंस का सम डिफ़ाइन किया है, उसमें ये बातें हमेशा होल्ड नहीं करती। आपको ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिल जाएंगी जिनमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का हर एलिमेंट जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन उसकी लिमिट का जो आंसर आया है वो वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। आपको ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रही होंगी। हम एक एग्जांपल देखने लगे हैं ऐसी सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की, जिस सीरीज़ ऑफ फंक्शंस में हर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन उस सीरीज़ ऑफ फंक्शन के सम के आंसर से जो फंक्शन f बना है वो कंटिन्यूस नहीं है। उसके लिए हम वही सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ले रहे हैं जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में ली है कि fn(x) का फार्मूला जो है वो x² + 1 + x² की पावर n है, और n 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इससे हमने बनाई थी अभी सीरीज़, और उस सीरीज़ का सम हमने डिफ़ाइन किया था f, और वो कैसे डिफ़ाइन किया था? वो डिफ़ाइन किया था कि x0 पे उसका आंसर 0 है और x नॉन ज़ीरो पे f(x) का आंसर 1 + x² है। और इस वक्त हमारा क्लेम ये है कि ये जो f फंक्शन है ये 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, और ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसकी मदद से हमने सीरीज़ बना के उसका सम निकाला है, उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का हर एलिमेंट 0 पर कंटिन्यूस है। इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए ज़रा हम कंटिन्यूटी को रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूटी की मैं इस वक्त डेफिनेशन तो नहीं बात कर रहा, अलबत्ता कंटिन्यूटी कैसे चेक किया करते हैं इसकी बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि अगर f मेरे पास a से r के ऊपर कोई फंक्शन हो, a r का सबसेट हो, c जो है वो डोमेन का लिमिट पॉइंट हो, और हमें c पे कंटिन्यूटी चेक करना हो। अगर लिमिट पॉइंट ना हो तो कंटिन्यूटी हमेशा होल्ड करती है। सिर्फ हमें उन डोमेन के पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करना होती है जो डोमेन के पॉइंट्स हों और लिमिट पॉइंट्स हों, और उन पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक क्राइटेरिया ये है कि आप उस फंक्शन की लिमिट x टू c f(x) हल करें और fc हल करें। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन c पॉइंट पर कंटिन्यूस है। सिर्फ लिमिट पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना होती है। अगर डोमेन का कोई ऐसा पॉइंट हो जो लिमिट पॉइंट ना हो तो याद रखें कि उसके ऊपर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और अगर c फंक्शन की डोमेन का कोई लिमिट पॉइंट है तो c के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होता है इफ़ एंड ओनली फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू का आंसर सेम आ जाए, बशर्ते कि फंक्शन जो है वो कौन सा हो, रियल वैल्यूड फंक्शंस हो। यहाँ पे हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं। मेरे पास एक फंक्शन f है जिसका ये फार्मूला है, और मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं, और हम इनकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं 0 पर। अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूं इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की और मैं इसके लिए fn 0 हल करूं तो बहुत आसानी से 0 आ गया।
और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fn(x) हल करूं, लिमिट भी बड़ी आसानी से x की जगह 0 लेकर हल हो रही है, इसका आंसर भी 0 आ रहा है। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हर fn का 0 पे आंसर 0 है, हर fn(x) की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, जब लिमिट और वैल्यू सेम आ गए हैं तो लिमिट और वैल्यू के सेम आने का मतलब है इस सीक्वेंस की हर टर्म में जो फंक्शन fn मौजूद है वो फंक्शन fn जो है वो कंटिन्यूस है 0 पे। और इस सीक्वेंस से जो हमने सीरीज़ बनाई है और उसका सम f निकाला है वो f 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं, उसके लिए अगर मैं इसकी 0 पर वैल्यू मालूम करूं तो वो मेरे पास 0 है। और अगर मैं 0 पर लिमिट हल करना चाहूं तो 0 के अप्रोच करने की सूरत में x 0 नहीं होगा और फंक्शन का फार्मूला 1 + x² हम इस्तेमाल करेंगे और जब इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हल करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इस फंक्शन f के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का आंसर 1 है और f 0 0 है, ये दोनों आंसर सेम नहीं हैं, इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। इस वक्त जो हमने 3 क्वेश्चन अराइज किए थे उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है ये आंसर बना है कि ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की हर टर्म वाला फंक्शन किसी नंबर पे कंटिन्यूस हो और उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से हम बनाएं सीरीज़ और वो जो सीरीज़ के सम का आंसर आए वो भी कंटिन्यूस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इस तरह की एग्जांपल्स हम डेरिवेटिव के लिए भी देखेंगे, इसी तरह की एग्जांपल्स हम इंटीग्रल के लिए भी देखेंगे और फिर उसके बाद डिफ़ाइन करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन को और सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के सम को एक नए तरीके से। जिस तरीके से हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती हैं, जिस तरीके से हमने सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के सम को डिफ़ाइन किया है उस तरीके में ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा होल्ड नहीं करती हैं। काउंटर एग्जांपल्स देखेंगे जैसे हमने ये एग्जांपल देखी है और फिर एक नए तरीके से हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे और सीरीज़ ऑफ फंक्शंस का सम डिफ़ाइन करेंगे और उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद बातें करेंगे आने वाले दिनों में।